लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कैसे आप टाइप स्ट्रिप को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है भाई, आज हम सबसे पहले टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हमारे पास रहेगा मॉड्यूल सॉरी ऊप्स कॉन्सेप्ट। आपका टीएस खत्म हो जाएगा। हम इन्हीं 3 टॉपिक्स को बेसिकली कवर करते हैं टीएस के अंदर, क्योंकि टीएस के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं जो जीएस के अंदर होती हैं। बस आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है वो मैं बता रहा हूं, जिसको आप बहुत जगह यूज करोगे। क्लियर भाई? तो पहला है आपका टाइप्स। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूं, types.ts। इसको लिखना चालू करो। इन सबको लिखिएगा एक एक करके, छोड़िएगा मत। दीपक कुछ पूछना है भाई? तो जो भी स्टूडेंट नोड जीएस है जिनका, ठीक है भाई, वो आज से 11 बजे वाला बैच जो है नोड जीएस का, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अगर आपको प्रॉपरली जेएस आता है तो आपको नोड जेएस में दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़े बहुत आपको उसके फीचर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिएक्ट नोड जेएस से बहुत टफ है, मैं पहले बता रहा हूँ। नोड जेएस बहुत इजी है अगर आपको मैंने जो जो चीजें बताई और आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया तो। रिएक्ट एंगुलर से बहुत इजी है, रिएक्ट एंगुलर से इजी है, और इन तीनों से इजी मतलब रिएक्ट और एंगुलर में व्यू जेएस बहुत इजी है। इसीलिए भाई इन सब की रिक्वायरमेंट, हाँ भाई मन वाले, जो मन वाले हैं वही ज्वाइन करेंगे, जिनका एन आपका MERN फॉर नोड होता है भाई। तुम कहाँ गायब हो जाते हो भाई? फिर तो आपका रिमूव हो चुका होगा नाम क्लासरूम से। क्लासरूम में देखा तुमने कि कल वीडियो आई थी कि नहीं आई थी? नहीं देखा? बेहतरीन। और अब से जो भी इंटरव्यू आए, आप लोग रेगुलर नहीं हो, अब से जो भी इंटरव्यू आए, चाहे रिएक्ट हो चाहे नोड हो, आपको जाना है। कोई भी इंटरव्यू मिस मत करना, कोई भी। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको वहां पे समझ में आएगा कि आपसे वहां पे क्या क्या पूछा जाता है, आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। ओके, तो मेक श्योर भाई कि जितने भी इंटरव्यूज आए, रिएक्ट के हो नोड के हो, स्पेशली ड्यूकेट 16 के अंदर आए, तो उसे कहीं मिस मत करना। अगर 63 में आ रहा है तो चले जाओ, क्योंकि वो पास में है, वो आपको ही पता है कि आपका सिलेक्शन बहुत ना के बराबर होगा। मैंने बोला था, आप थे नहीं, आप थोड़ी देर के लिए आ जाते। दोबारा ऐड हो जाइएगा एडमिन से बोलकर।
ठीक है भाई, अगर 63 में इंटरव्यू आ रहा है नोड.जेएस का या आपका उसका क्या कहते हैं रिएक्ट का, तो आप चाहिए। अगर आपको ड्यूकैट में 16 में अगर कोई इंटरव्यू आ रहा है नोड.जेएस और रिएक्ट का, तो आप डेफिनेटली जाइएगा, चाहे उस दिन क्लास मत लीजिएगा, लेकिन जाइएगा पक्का। इन दोनों को अभी प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि यहीं पे ज्यादातर आती हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस भी तो हैं। और नोड.जेएस रिएक्ट के इंटरव्यूज पता क्या शेड्यूल होते हैं, लगातार आते हैं। कभी तो आएंगे नहीं, लेकिन आएंगे तो लगातार वैकेंसीज आती, लगातार कंपनीज आती हैं। दीजिएगा पक्का। अगर आप दोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई आप कितना लैग कर रहे हो, और आपके पास टाइम बहुत रहेगा कि भाई मैं उसको रिकवर कर सकूं। भाई जेएस तो बता पाओगे ना, जेएस तो बता पाओगे ना, मेन तो जेएस है तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूकैट की खासियत है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूकैट्स को, ड्यूकैट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जहां कहीं पर भी इंटरव्यू आ रहा सारे जाके दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि ग्रेडिंग के हिसाब से आपको वहां पे जाके बैठने को मिलेगा। हाँ, अगर अच्छी कंपनीज के लिए इनके पास आ रहे हैं तो ये आपका रिज्यूमे शेयर करते हैं, उस केस में अलग कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन जब ड्राइव आती है ना, तो ड्राइव में कोई भी जाके बैठ सकता है। और मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं ड्राइव में जाके आराम से बैठ जाओ, देखो भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे इंटरव्यू होता है। अभी से प्रिपरेशन चालू करोगे तो आने वाले 2-3 महीने में आपके पास हाथ में जॉब रहेगी। और अगर आप अभी से ये सोचोगे मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं अपना कोर्स, उसके बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी करता हूं, तो ये समझ लेना साल साल से ऊपर चला जाएगा। और अभी करते करते आपको जॉब मिल गई तो बेनिफिट आपका ज्यादा है। अगर आप अभी करोगे नहीं, मान लो अभी आपने सोचा कि मैं कोर्स कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद देना चालू करूंगा इंटरव्यू, तो आप बहुत सारी चीजें तो भूल जाओगे, क्योंकि पूरे दिन भर क्या करोगे आप, बस इंटरव्यू देखते रहोगे, बहुत चीज मिस कर दोगे। जो रेगुलरिटी बनी रहती है वो मिस कर जाओगे। इसीलिए भाई जो भी इंटरव्यू आए, मैं हर किसी को कहता हूं, क्योंकि जेएस के बेस पे आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जेएस के बेस पे जॉब मिल जाती है। हल्का फुल्का रिएक्ट जो मैं बताऊंगा या खुद से पढ़ना है पढ़ लो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के बैठ जाओ, ताकि वहां पे तुम बता सको। वो ये नहीं बोलेगा वहां पे रिएक्ट का पूरा बना के दिखा, नहीं, वो आपसे रिएक्ट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूछेगा, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं पूछेगा तुमसे रिएक्ट के बाद। थ्योरेटिकल फ्रेशर हो, तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ज्यादातर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो खुद तुम्हें एज अ इंटर्न हायर करेंगे। जैसे अभी कंपनियां कल आई थी, जो कल परसों आई थी जावा की, जावा नोड.जेएस की, उसमें एक ही का सिलेक्शन हुआ था जिसका पहले से जॉब लग रखी थी, वैभव शर्मा की। पहले से था, मीडिया टेक में कहीं से जॉब कर रहा था, और वो दोबारा से थी वहीं पे नोड.जेएस में जॉब लग गई। नोड.जेएस बोला तुम्हें सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ करवा लेंगे, बस ये बोला कि जितना हम इसको दे रहे हैं, क्योंकि वो इंटर्नशिप के तौर पे 10,000 रुपये दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उन्हें बोला कि तेरे को हम डबल दे देंगे, डबल या ट्रिपल दे देंगे, इतना कर सकते हैं, क्योंकि तुम करंटली फ्रेशर नहीं हो, तुम एक्सपीरियंस हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, भाई ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पता नहीं मुझे। अरे मीडिया टेक न्यूज भी हो सकती है, ऐसा नहीं, मीडिया टेक न्यूज भी हो सकती है, जरूर नहीं। नहीं भाई, वो एक ही है जो वहां पे सिंगापुर में, कहाँ पर है, सो सॉरी, उसे इग्नोर मारो। बस मेरा कॉन्सेप्ट ये है, आप इंटरव्यू देना चालू करो और साथ में डीएसए पे हाथ साफ करना चालू करो। हर दिन एक आध क्वेश्चन डीएसए करना चालू कर दो, अगर आपको लिटरली आगे करियर में आपको अपना करियर बनाना है। अगर आपको ये लगता है कि भाई 2-4 साल जॉब मिल जाए उसके बाद मैं अपना कुछ कर लूं, तो वो अलग बात है। एक्सपीरियंस में कुछ नहीं होता है सर्टिफिकेट। फ्रेशर, यू आर फ्रेशर,
कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटर्नशिप को कोई मानता ही नहीं है एक्सपीरियंस में। क्या दिखाओगे तुम? इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपने बस जाके ट्राई किया है। तुम्हें इंटर्नशिप में पेड सैलरी मिल सकती है, अनपेड भी मिल सकती है, तो क्यों क्या मानेंगे वो तुम्हें? तुम्हें सैलरी थोड़ा दे रही है ड्यूकेट, जाके तुम दिखा सको कि हाँ भाई मेरे को 10,000 मिल रही है, तुम जैसे 20,000 रुपये दो। वो सैलरी स्लिप होता है, वही तो इंपॉर्टेंट होता है। वो तुम दिखाओगे नहीं। वो तुम्हारे लिए फ्रेशर है, तुम यहाँ पे, तुम सबको पता है ड्यूकेट में तुम क्यों आए हो। तुम जॉब करने के लिए थोड़ा ना आए हो यहाँ पे, तुम यहाँ सीखने के लिए आए हो। तो उसका क्या इंटर्नशिप का वैल्यू है? ऐसे यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, कोडिंग निंजास हो गए, स्केलर हो गया, इनका सर्टिफिकेट की वैल्यू है नहीं, उनकी नॉलेज की वैल्यू है जो तुम वहां पे लेने के लिए आए हो। तो भाई इन सब चीजों को इग्नोर मारना। हो तुम फ्रेशर ही, तो वहां पे वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर लगाओगे, और कुछ नहीं। हाँ ये लिखा सकते हो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस जो है, इंटर्नशिप आपने किया है वो दिखा सकते हो। आपके मल्टीपल इंटर्नशिप्स है तो वो दिखा सकते हो, लेकिन वो आपको फ्रेशर ट्रीट करेंगे। मैंने भी दिखाया था, मुझे ये बोला तुम फ्रेशर ही हो भाई। इंटर्नशिप को तो हटा दिया, एक्सपीरियंस ही। मैंने इंटर्नशिप 1 साल के आसपास किया था, ठीक है, उसको हटा दिया पूरा, बोला तुम तो फ्रेशर हो। इसीलिए भाई वो चीज इग्नोर मारो। तुमने कितने साल यहाँ पे पढ़ाई करने आए हो? 6 महीने, है ना? मैंने भाई पॉलिटेक्निक स्टार्ट करते करते पढ़ना चालू कर दिया था, तो सोच लो मैं 3 साल का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है फिर तो वही चीज है ना। इंटर्नशिप इज जस्ट लाइक आपने की पढ़ा है वहां पे, और कुछ नहीं। तो मेक श्योर भाई इंटरव्यूज का प्रिपरेशन करना चालू कर दो, डीएसए पढ़ना चालू कर दो, शांत हो जाए भाई। इंटर्नशिप की तैयारी करना चालू कर दो, जो भी आपको मिल रहा है, इंटर्नशिप मिल रही है, पेड सैलरी अनपेड मिली, डजेंट मैटर, कर लो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे पहले से ही 20-20 लाख का पैकेज मिलेगा, तो आप गलत ट्रैक पे हो। 20-20 लाख का पैकेज अभी करंट में उनको मिल रहा है जिनको 4-4 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, उनको कंपनी दे रही है, क्योंकि डिजर्व करते हो भाई। लेकिन आपको क्यों देगी? आप क्या डिजर्व करते हो? क्योंकि आप उन स्टैंड करोगे उन 4-5 एक्सपीरियंस वाले बंदों के साथ, नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी कंपनी आपको 20 लाख का पैकेज दे रही है, तो आपको समझेगी कि भाई आपको, जो हमारे पास एम्प्लॉय 20 लाख रुपए ले रहा है पर साल के, उसकी तरह नॉलेज होनी चाहिए आपकी, तभी आपको वो देगी, वरना आपको देगी नहीं। सिंपल सी बात है, हर कंपनी का उसूल होता है, क्योंकि वो जिसके सामने तुम्हें बैठाएगी, उसको भाई 20 लाख रुपए मिल रहे हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तुम फ्रेशर हो, तुम्हें 20-20 लाख का दे दिया, तो भाई वो छोड़ के चला जाएगा। तुमसे ज्यादा वैल्यू उसकी है कंपनी के अंदर। इसीलिए अपने ऊपर काम करो, डीएसए पे ज्यादा हाथ साफ करने की कोशिश करो। रोज 1-2 क्वेश्चन करना चालू कर दो अब, क्योंकि आपका जेएस कंप्लीट हो चुका है। छोटे मोटे प्रोग्राम जैसे स्लाइडर बनाना हो, क्लॉक बनाना हो, ठीक है भाई, छोटे छोटे प्रोग्राम्स देख लो और उसको बनाना चालू कर दो, और उसको आप आप गिटहब पे डालो, गिट के थ्रू उसे पुश करो, और उसका यूआरएल दे दो। तो बेस्ट ये रहेगा, कंपनीज पहले आपके पास आने से पहले वो आपका पूरा प्रोफाइल देख लेगी। गिटहब पे आपने कितने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है। डोमेन एक मत रखना, डोमेन अलग अलग रखना। मान लो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपने काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज की नॉलेज होगी, देन गो फॉर दी सोशल मीडिया एप्स, उस पे जाओ, उस पे काम करो, उसको पूरा बना लिया, देन ईआरपी पे चले जाओ। जितनी वैरायटी आपके डोमेन में होगी कि किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल करे हैं, उतना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। कंपनी में तुम्हें एक ही डोमेन पे काम करना है, बट यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट डोमेन्स एज वेल। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कंपनी कभी भी हायर नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी अगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो वहां पे भाई मल्टीपल प्रोजेक्ट अलग अलग उसके डोमेन के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास वहां पे एक ही डोमेन का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसमें आप सालों सालों काम करोगे, उसी को एनहेंसमेंट करते रहोगे, आगे बढ़ाते रहोगे, वो अलग पार्ट है। तो इसीलिए मेक श्योर इंटरव्यूज देना चालू कर दो, कहीं पर भी जॉब मिले, इंटर्नशिप मिले, ट्राई करना पक्का, ठीक है? इस टाइम पे 1-2 साल के लिए भूल जाओ, आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको सही में रिकग्निशन चाहिए, सही में पैसा चाहिए तगड़ा वाला, तो स्टार्टिंग के 2 साल भूल जाना। ये सोचना मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, 2 साल रच के मेहनत करो। कंपनी जैसा काम बोले करो, कंपनी को नो मत बोलो। कंपनी आपको रात रात दिन तक बैठाएगी, रुलाएगी आपको, चुपचाप से सहन करते रहो।
वही 2 साल आपके आने वाले करियर के 30 साल को बना देगी। नहीं तो भाई उस टाइम पे आपने झगड़ा पगड़ा किया, कुछ भी किया, वो जिंदगी बर्बाद कर देगी कंपनी आपकी। जाना है इज्जत से जाओ, मस्त रहो, चिल करो, लेकिन फिलहाल के लिए पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। ये मत सोचना जॉब लग गई भाई खत्म कहानी, ना भाई, जिंदगी भर पढ़ना है आपको, जिंदगी भर। क्लियर? तो ये सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, और जितना हो सकता है उतना भाई प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिएगा। अदरवाइज ना रिएक्ट समझ में आएगा, ना नोट समझ में आएगा, आप जॉब ले ही नहीं पाओगे, ये याद रखना। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। मान लीजिए मैं लिखा लेट आपके पास एक str इक्वल टू, मैं लिखा दीपक। अब इसको समझते हैं। एक्चुअल में जब कभी भी आप अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट अगर आप कभी भी कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो उस टाइम पे उसको कोई भी डेटा टाइप असाइन नहीं होता, कोई भी डेटा टाइप असाइन नहीं होता। जब आप वैल्यू डालते हो ना, तब आप उसको बताते हो कि हाँ भाई ये जो वेरिएबल है वो इस टाइप का है। राइट भाई? अब मैं इसको लॉक करता हूं str। ऐसा कोई है जिसके उसमें इशू आ रहा था? सबका टीएस चल गया था, टाइपस्क्रिप्ट वर्किंग है। कोई ऐसा हो जिसके उसमें एरर आ रहा हो? सबका चल रहा था। सर मेरे में आ रहा था। आपने बताया क्यों नहीं अभी तक? सर मैं लेट ज्वाइन हो पाई थी अभी। क्लास खत्म होने के बाद पूछ ले रहा। ओके। नहीं। ओके, मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है मुझे, जिस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर ये फाइल है उस पर जाना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा TSC, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं आपका, type.ts, जो फाइल का नाम है। अगर आपको बार बार इसको, क्योंकि जब कभी भी कोई भी चेंज होगा तो मैं बार बार इसको कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है भाई? उसके बाद देखोगे तो हमें types.js नाम से फाइल बन चुकी है। ये काम कौन कर रहा है? TSC कर रहा है। अगर फाइल बनी हुई होगी तो भाई उसके अंदर के कंटेंट को उसको कट करके दोबारा से नया डेटा अपलोड कर देगा। और अगर नहीं होगी फाइल तो फाइल बनाएगा, और आफ्टर कंपाइल जो भी आपका कन्वर्टेड कोड होगा फ्रॉम TS टू JS उसको आपको यहाँ पे प्लेस कर देगा। ठीक है भाई? क्लियर? अब इसको अगर नोटिस करो, मेरा कंपाइल हो चुका है और मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको अब आउटपुट देखना है। तो नोड type.js क्या आ गया? दीपक। क्लियर यहां तक? कोई डाउट भाई? ये हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। अब मुझे क्या करना है, देखो एरर आएगा यहाँ पे ऐसे। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि type.ts और type.js में सेम नाम का वेरिएबल है। मैं इस यहाँ पे चलता हूँ, इसको क्लियर हटा देता हूँ, एरर कौन, ये फाइल के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो फाइल को ओपन मत कीजिएगा, जो जेएस वाली फाइल है या जेएस फाइल वाली ओपन है तो आपको टीएस मत कीजिएगा, एरर वरना दिखता रहेगा। क्लियर भाई? अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको बताना है कि मान लो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना है इसके अंदर जो डेटा जाना चाहिए वो स्ट्रिंग ही जाना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलन और string स्ट्रिंग। ठीक है? अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं भाई, तो अब आप वेरिएबल को बता रहे हो कि इसके अंदर जो डेटा आप असाइन करोगे वो स्ट्रिंग टाइप का करोगे। ठीक है भाई? अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिख के दीपक लिखा। अब कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर मैं अब इसमें जाके वैल्यू डाल दूं 10, ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं, ये नंबर टाइप का है। तो अब यहाँ पे होवर करके देखना एरर क्या आ रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। आप नंबर टाइप का डेटा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है भाई? और इसीलिए इसको कहते हैं स्टैटिक टाइप। एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता है ना,
एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होता है। तो ये जो आप बना रहे हो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज बना रहे हो। मेरे को टीएस इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि आप जब कभी भी टीएस में कोड करोगे तो इसके ना एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सारे एरर्स को फिक्स करके बैठे हुए हो डेवलपमेंट टाइप में। तो रन टाइम में जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगा ना आपका कोड, तो एरर आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बट अगर आप जेएस पे काम कर रहे हो तो एरर आने के चांसेस में ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आपका जो मेनली मकसद होता है वो ये होता है वहां पे कि जब प्रोडक्शन में जाएगा कोई डेटा डालेगा, डेटा हो सकता है कुछ उल्टा डाल दिया डेटा, तो वो फैच करने में दिक्कत आएगी। बट जब कभी भी आप टीएस के साथ काम करते हो तो पहले से उसमें टाइप असाइन होता है और उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि वो एरर पहले से आपने रिजॉल्व करके बैठा हुआ होगा। इसलिए जेएस से ज्यादा लोग टीएस को प्रेफर करते हैं। अगर आप जिस कंपनी में जा रहे हो, अभी तो आप यहाँ पे रिएक्ट को जेएस से पढ़ोगे, मैं टीएस से इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। कंपनी में अगर आपके सीनियर को टीएस आता है, वो जेएस को बोलेगा छोड़ भाई टीएस यूज कर। ठीक है, अगर उसको टीएस आता होगा तो, क्योंकि कल को अगर कोड फटा तो कौन सॉल्व करेगा, वही तो करेंगे चाचा, जो आपके सीनियर होंगे, है ना भाई। अगर उसको नहीं आता होगा, बोलेगा क्या ही यूज कर रहा है, जेएस यूज कर, वो इसीलिए बोलेगा। तो वहां पे आपके जो सीनियर्स बोलते हैं जनरली हम वही करते हैं। लेकिन मैं प्रेफरेंस ज्यादा टीएस को इसलिए देता हूं क्योंकि ये भाई स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपको जो एरर आपको प्रोडक्शन में आने चाहिए थे वो पहले ही आप फेस कर लोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपाइलर होता है। यहाँ पे क्या रहेगा, कंपाइलर रहेगा। और अगर कंपाइलर रहेगा तो एक ही टाइम पे सारे एरर आपको दिख जाएंगे। जनरली एक टाइम पे एक ही एरर दिखता है, उसको रिजॉल्व किया दूसरा एरर आ जाएगा। और एक चीज, अगर आपके फाइल में टीएस के फाइल में टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में कहीं पर भी एरर आया, तो ये तब तक जब तक आपने उस एरर को सॉल्व नहीं किया तब तक ये जीएस में कन्वर्ट नहीं करेगा उसको। प्रॉपर एरर सारे फिक्स होने चाहिए, तभी आपका वो किस में कन्वर्ट करेगा, जेएस में कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज वो आपको एरर कंसोल में दिखाता रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर, कोई डाउट? तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल का अगर आपको टाइप डिफाइन करना हो तो कॉलन लिखिए और उसके बाद उसका टाइप, जो कि एक वैलिड टाइप है किसके अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो यहां पे अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा दूसरा डेटा डाल दिया तो भाई दिक्कत क्या आएगी, पहले से ही आपको एरर मिल जाएगा। और एरर क्या आ रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे बताएगा भी कौन से लाइन नंबर पे आ रहा है एरर। ठीक है भाई, अगर आपने इसको सॉल्व किया, यहां से लेट्स से मैं यहाँ पे जॉन लिख देता हूं। अब आपने सॉल्व कर लिया है प्रॉब्लम, अब इसको दोबारा से करते हैं। अब आपका यहाँ पे एरर नहीं आएगा और अब ये आपका कंपाइल हो गए, कन्वर्ट हो गए, जेएस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है भाई, क्लियर। बाय डिफॉल्ट जब आप टीएस को जेएस में कन्वर्ट करोगे तो कौन से वर्जन में इसको कन्वर्ट करता है, ES5, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगर आपको इसको ES6 ES7 में कन्वर्ट करना हो तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, TSC टाइप डॉट टीएस, उसके बाद हाइफन, हाइफन टारगेट या हाइफन टी, टारगेट लिखो या हाइफन टी लिखो, दोनों बात एक ही है। उसके बाद जिस वर्जन में आपको कन्वर्ट करना है, ES6, हिट एंटर। और अब आपका यहाँ पे जाके देखोगे कोड, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे लेट आ गया, पहले क्या आ रहा था वैर, अब क्या आ गया, लेट भाई। क्लियर,
अब मेरे को यहाँ पे बार बार कंपाइल करना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि मैं वॉच मोड ओपन कर लूं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका कंपाइल कर देगा। ठीक है भाई, बार बार मुझे अब यहाँ पे कंपाइल करने की जरूरत नहीं है अगर मैंने कोई चेंजेस करे तो। ठीक है भाई, अच्छा तो जैसे आपके पास कोई फाइल फाइल आई, अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सा उसका है, भाई उसमें तो भाई इससे पता चलता है आपका डेटा से ये कैसे आ रहा है डेटा, उसके भी आपको पता चलता है। दूसरा, कौन सा कौन सी चीज कब आई थी। ES6 में प्रॉमिस आया था, फ्लैट एरो फंक्शन आया था। अगर आप ES5 में जाके चेक करोगे तो फ्लैट एरो फंक्शन मिलेगा ही नहीं। ES2021 डाल दिया तो आपको पता कैसे ES21 में एक या दो फीचर्स आते हैं भाई, तुम उसके लिए पूरी फाइल थोड़ा देखोगे। ES2021 है, उसमें ES6 भी आएगा, ES7 भी आएगा, ES8 भी आएगा। मेजरली डिफरेंस आपका ES5 टू ES6 में आया था, तो मेजरली उसी को देखते हैं जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए थे। राइट भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये हो गया कैसे आप स्ट्रिंग, कोई भी वेरिएबल को स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाओगे उसको अपने अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसे लिखते हो तो भाई इसको चेक किया जाएगा, हाँ ये स्ट्रिंग टाइप का है तो इसको स्ट्रिंग टाइप का बना दिया जाएगा। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, str इक्वल टू मैं 10 देता हूं। अब यहाँ पे एरर क्यों आएगा, अकॉर्डिंग टू टाइप स्क्रिप्ट, अगर आप वहां पे टाइपिंग असाइन नहीं कर रहे, टाइप बता नहीं रहे, डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, जो वैल्यू आपने दी होगी उसका जो टाइप होगा ना, उसको उस वेरिएबल का टाइप बना दिया जाएगा। अब ये टाइप हो चुका है स्ट्रिंग। अब रन टाइम में जब आप वैल्यू डालोगे ना, बाद में वैल्यू चेंज करोगे इसका, क्योंकि लेट की एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, रन टाइम में वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे नंबर नहीं डाल सकते, स्ट्रिंग नहीं, कुछ और नहीं डाल सकते स्ट्रिंग के अलावा, क्योंकि उसने समझा है कि ये जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या होना चाहिए, डेटा टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टाइप स्ट्रिंग। ठीक है भाई, क्लियर, कोई डाउट। मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड बता देता हूँ स्ट्रिंग, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग में डालूंगा, लेट्स से अपना नाम डाल दिया मैंने, अब एरर नहीं आ रहा, और कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आ रहा, फाउंड 0 एरर्स वॉचिंग दी फाइल चेंजेस। जैसे जैसे आप फाइल चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है, इसका फायदा ही है। ठीक है भाई, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, कोई डन। आप कॉन्स्ट होगा तो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, अगर आपके पास क्या हो, लेट और वेर हो तो आप वेरिएबल के वैल्यू असाइन कर सकते हो, राइट, वही चीज है। क्लियर भाई, इसमें कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है ना, ऑनलाइन में क्लियर। एक साथ लिख लेना नंबर और बुलियन तक, पहले देख लो इसे। लेट मैंने लिखा, आपके पास NUMB या नंबर इक्वल टू में 10। अभी अगर आप इसको देखोगे किस टाइप का बन चुका है, टाइप नंबर। अगर आप कॉलन के बाद देखो नंबर आ रहा है। ठीक है भाई, ये बेसिकली फीचर कौन देता, VS कोड आपको बता देता है किसका टाइप क्या होगा। ठीक है भाई, और ये किसके बिहाफ पे बता रहा है, इस वैल्यू के हिसाब से। अब देखना है यहाँ पे टाइप एनी, मतलब कोई भी टाइप का डेटा आप इसके अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो अभी। बट जैसे आपने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करी तो अब ये क्या बन गया, टाइप नंबर बन गया। राइट भाई, अगर आपको स्पेशली बताना हो कि हाँ भाई इसके अंदर टाइप नंबर ही होना चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉलन के बाद NUMB या नंबर। ठीक है भाई, अब जो भी डेटा आप इसके अंदर पास करोगे वो नंबर टाइप का होना चाहिए, नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, कोई भी नहीं, बस इसी टाइप का होना चाहिए। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, कोई ऐसा इसको ना समझ में आया हो, ऑल क्लियर।
क्लियर है? मैं इसको लॉक करके भी दिखा देता हूं आपको। कोई एरर नहीं है, इस पे गए, नोड टाइप्स डॉट जेएस, अच्छा CDTS था, बस पर्टिकुलर फाइल में 10 आ गया डेटा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बूलियन टाइप का बनाना हो तो क्या कीजिएगा, सेम प्रोसेस जो आपका ऊपर है, लेट, मैं लिखा बुल इक्वल टू, मैं ट्रू लिखता हूं। अब अगर यहां देखोगे ओवर करके तो आपका क्या बन गया, टाइप बूलियन बन गया। स्पेसिफिकली बताना हो तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, बूलियन लिख दीजिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैंने ट्रू या फॉल्स दूंगा, ये बूलियन के पार्ट है ना, तो भाई चल रहा है। लेकिन मैं अगर 0 दूंगा तो ये क्या है, 0 क्या है, नंबर है। लेकिन ट्रू और फॉल्स में जो फॉल्स होता है उसको क्या ट्रीट करते हैं, 0, और आपका ट्रू को क्या रिटर्न करके 1, ये याद रखिएगा। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? और मैं लॉक करता हूं यहाँ पे, और आपका लिखा मैंने बोल, सेव किया, सॉरी यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, कोई एरर आ रहा है देख लेते हैं, नो एरर। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, वही चीज, तो ट्रू आ गया। क्लियर? कोई डाउट भाई? अब इन तीनों को लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं। इसमें नेम नाम का वेरिएबल ले रहा था मैं, वो हो नहीं रहा था, उसमें कुछ बोल रहा क्या था नहीं हो कि रहा था? अलग नेम नाम का वेरिएबल, नेम, लेट नेम इक्वल टू दीपक। नेम इज डेप्रिशिएटेड इन जावास्क्रिप्ट, और इसका बेसिकली अगर देखो तो ये अलग चीज है। लॉक करो इसको, नेम को मैं, इसका पहले से कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा। कोई एरर नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये डेप्रिशिएटेड है, इसको यूज नहीं करते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये आपका एरर नहीं देता, लेकिन टीएस में एरर देता है, इसलिए उसमें लाइन थ्रू आता है। किसी ब्लॉक के अंदर नेम लिख लो बट चल जाएगा। अरे यहाँ पे मार्क हो गए हैं, वहाँ पे इंटरव्यू। तभी तो कह रहा मॉक इंटरव्यूज के लिए इंटरव्यू देता रहो, डायरेक्ट देते रहो। जहां तुमने 10-12 इंटरव्यू दिए, तुम फेल हुए, तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारे अंदर जो है ना वो पता चल जाएगा तुम क्या हो, तुम आईटी के लायक हो नहीं हो, तुम्हारे अंदर क्या खामियां हैं। वो चीज को देखो, हर एक इंटरव्यू के बाद उससे फीडबैक पक्का लो। चाहे आप यहां से करो, आप, मैं बोलूंगा, मैं रेकमेंड ये करूंगा, naukri.com में अपना रिज्यूमे बना के डाल दो, लिख दो रिएक्ट आता है, नोड आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें लिख दो इंटर्नशिप करी मैंने ड्यूकेट से, लिख दो भाई। इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ, शेड्यूल करवाने के बाद इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद उससे पूछो, अपना फीडबैक पूछो। भाई मैं तो यही करता हूँ। अभी मैं इंटरव्यू देता हूँ तो मैं यही पूछता हूँ, खत्म कहानी, सब कुछ हो गया, लास्ट बता मेरा फीडबैक क्या है। यार स्कूल के पौधे आ गए। वो कभी नहीं आता, तुम्हें 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 पूछना ही नहीं आता, फिर एचआर नहीं बताएगी। तुमसे ये पूछोगी सर आपको, जो मैंने आपको, आपने मेरा इंटरव्यू लिया उसके हिसाब से आपको क्या लगा। वो पूछता है तुमसे, इंटरव्यू हमेशा जो भी होगा पूछेगा, आपको मुझसे कुछ पूछना तो नहीं है, उस टाइम पे आप पूछो एक क्वेश्चन। और अगर आप अपने ऊपर फीडबैक पे काम नहीं कर सकते, आपको एरोगेंस बहुत तगड़ा आ रहा है,
नहीं जी, किसी को नहीं आता, तो फिर गलत ट्रैक पे हो, जिंदगी भर जॉब नहीं मिलने वाली। मेरे भाई ने 20,000 की जॉब छोड़ी थी, 15 लाख का कोर्स किया था, 20,000 की जॉब छोड़ी थी, उसको एक टाइम पे 20,000 भी नहीं मिल रहे थे। बड़े भैया थे हमारे, आज के डेट में डिजाइनिंग कर रहे हो। जो उन्होंने एमबीए करा था ना, उसको कभी रिज्यूमे मेंशन ही नहीं करते हो। और बोलो। हम तो बहुत मजे लेते हैं। घर वाले बोलते थे देख उसकी तरह बन, मैंने कहा अब बन लो। इसीलिए भाई, तो सिंपल सी बात यह है, अपना हमेशा एरोगेंस को अलग रखो। जिस जिसके लिए जा रहे हो उसके बारे में पढ़ो, अपने आप पे ऊपर काम करो। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि इसको ज्यादा आता है, मुझे कम आता है, ये है वो, अपने ऊपर काम करो। पहले आप 5 महीने पहले क्या थे, अब क्या हो, इसको टैली करो, अपने आप को देखो। किसी दूसरे से ना अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर आप किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। ये काम रिश्तेदारों का है आपका, उनको भी करने दो कुछ काम, है ना। उनको करने दो वो काम, तुम अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। यहां तक लिख लिया भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई यहां तक? और उसको लगेगा हाइपोथेटिकल बहुत। हाँ, लिख लिया भाई ऑनलाइन में? जो भी नहीं आ रहा है, क्लासरूम में डायरेक्ट मैसेज कर देना। अदरवाइज मैंने दोबारा आपका अटेंडेंस लिया, मैं रिमूव मार दूंगा। जो भी नहीं आ रहा है, तो पहले बता रहा हूं मैं। फिर बाद में मत बोलना सर मैं, मेरे को दिक्कत हो रही थी, मैं नहीं आ पाया था, मैं छुट्टी पे था। मान लो मैंने बिना बताए छुट्टी मार ली आप लोगों को, और आप सब लोग यहाँ आ गए, तब क्या होगा? आप तो मैनेजमेंट के पास पहुंच जाओगे, होगा नहीं होगा? और आप लोग गायब हो जाते हो, और फिर 2 महीने बाद आओगे और क्वेश्चन ऐसे पूछोगे मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा? इसीलिए अगर आप लोग नहीं आ रहे हो, पहली प्रायोरिटी अपने क्लासरूम में डालते रहो कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, दिस दिस रीजन के कारण। अगर आपकी जॉब लग चुकी है और आप कंटिन्यू अभी भी इसी बैच में हो, और आपको वीडियोस के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो भाई डाल दो मैसेज, हमें भाई आगे फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। अदरवाइज मुझे नहीं पता तुम कहाँ गायब हो गए। और ये होता है हर बैच में। जिस दिन मैंने रिमूव मारे थे ना, तुरंत मैसेज मैसेज आने चालू हो गए थे। मैंने कहा टॉक टू एडमिन नॉट मी, और वहां पे आप बताइए कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैं साफ कहता हूँ फिर, क्योंकि पता होना चाहिए हमें कि आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। फिर आपको रिजल्ट से मतलब होता है कि हमारी जॉब नहीं लग रही, इसीलिए कह रहा हूं। पहले इस बैच में थे 107 स्टूडेंट्स, अब गिने चुने 23 स्टूडेंट हैं। ओके भाई, आगे बढ़े? क्लियर? अब हम बात करते हैं एरे की। देखो, अगर आप देखो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में एरे को, तो एरे को क्या बोला जाता है? हेट्रोजीनियस, राइट। किसी भी टाइप का डेटा आप इसके अंदर पास कर लेते थे, एरे के अंदर। ठीक है भाई, मतलब लेट एरे लिखा इक्वल टू में, और मैंने यहां पे लिखा 10 20, फिर इसके बाद कोई जबरिश वैल्यू, फिर ट्रू लिख दिया, और मैंने यहां पे लिख दिया आपके पास लेट्स से सिंबल, नहीं यार सिंबल का यूज नहीं, ऑब्जेक्ट बना लिया और एरे बना लिया। ठीक है भाई, अब आप इसको देखो, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, कुछ अलग सा दिख रहा है ना। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी एरे बनाते हो, कोई भी एरे बनाते हो, उसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है भाई, किसी भी टाइप का डेटा। क्लियर? अब मैं इसको लॉक करके दिखाता हूं, आउटपुट में क्या आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। CLS
सही आंसर है, आउटपुट में आपको डिस्टेंस मिल रहा है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि आप इसके अंदर पार्टिकुलर अगर नंबर डालना चाहो तो नंबर आ जाए, अगर आप पे बूलियन डालना चाहो तो बूलियन चला जाए, बस बूलियन ही डेटा ऐड हो। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा ऐड करना, स्ट्रिंग ही डेटा ऐड। क्लियर भाई? अब मान लीजिए कि मेरे पास इसके अंदर ओनली डेटा नंबर वाला ही होना चाहिए था, नॉट एनी अदर। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा कॉलन NUMBR नंबर स्क्वायर ब्रैकेट, बस। इससे क्या होगा, बाकी सब में एरर आने लग गया ना। अब मैं यहाँ पे ओनली एंड ओनली इसके अंदर जो डेटा होगा वो नंबर टाइप का ही डाल सकता हूँ। अगर आपने C++ जावा पढ़ा हो तो आपको ये चीज देखने को मिलता था। अगर आपने कोई एरे बनाया तो उसके अंदर जो डेटा आप पास कर रहे हो भाई, वो किस टाइप का होना चाहिए था, एक ही टाइप का होना चाहिए था। कैरेक्टर तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, आपका बूलियन है तो बूलियन, ठीक है, नंबर है तो नंबर। तो वो आपका ये बन चुका, अब ये बन चुका होमोजीनियस। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को ऑनलाइन में? क्लियर? पहले हेट्रोजीनियस था। ठीक है भाई, सेम टाइप का जो आपने यहाँ पे नंबर लिखा है इसी टाइप का डेटा आप इसके अंदर डाल सकते हो। अगर आपने यहाँ पे किसी और टाइप का डेटा डाल दिया भाई तो ये आ जाएगा एरर। सेव किया, कोई एरर नहीं है भाई। उसके बाद 1020 आउटपुट बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, अगर आप इसी को फाइल को ओपन करके देखो तो नॉर्मल एरर है। क्या है ये? एक नॉर्मल एरर है। ठीक है, जेएस फर्क नहीं पड़ता जेएस को, बट टीएस को फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। क्लियर भाई? ऑनलाइन में सेम चीज अगर मेरे को स्ट्रिंग वाला बनाना हो तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले 1 और यहाँ लिख दिया मैंने बूलियन, सॉरी स्ट्रिंग। कैरेक्टर नाम की चीज तो होती नहीं है, यहाँ ए और यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 नहीं लिख सकता क्योंकि आपने बोला स्ट्रिंग टाइप का डेटा जाना चाहिए इसके अंदर। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका बूलियन, और यहाँ पे फिर आप क्या डालोगे, ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा और कुछ नहीं डाल सकते इसके अंदर। किसमें टू स्ट्रिंग? हाँ, तो डॉट टू स्ट्रिंग क्या करेगा? तो भाई वो तो अलग वेरिएबल स्टोर करेगा ना भाई, वो एरे के अंदर थोड़ा डालेगा तो उसे। भाई इसकी टू स्ट्रिंग करने से क्या होगा, क्या करता है टू स्ट्रिंग? अब बताओ, छेड़ी दी बात तो बताओ, क्या करेगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट? अंदर की वैल्यू को जब आपको आउटपुट मिलेगा वो एरे के फॉर्मेट में मिलेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा। तो फिर तो एरे कहाँ गया? कोई भी क्वेश्चन होता है पहले अपने दिमाग में उस कोड को रन करके देखो। अगर आपको बेहतरीन डेवलपर बनना है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, आप पूछना है पूछो, पूछो पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले उसको एनालाइज करो, आपके दिमाग में आया पहले उसे सोचो, कंपाइल करो, अपने दिमाग को कंपाइलर बनाओ, इंटरप्रेटर बनाओ। नहीं तो भाई आप कोड करोगे फिर रन करोगे, कोड करोगे फिर रन करोगे, कोड करोगे रन करोगे, इससे पता क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक्सपीरियंस डेवलपर कोड अपने दिमाग में ही अपने कोड को कंपाइल कर लेते हैं। उससे फायदा क्या रहता है कि उन्हें कम टाइम में अच्छा कोड लिख लेते हैं और उनका टाइम बच जाता है। फ्रीलांसर में कभी देखें $10 $20 $50 पर आवर, है ना? क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है। अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उन्हें टोटल पता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे टोटल कितने आवर्स लगेंगे, और जितने आवर्स लगेंगे उसका 10 से 15 आवर्स एक्स्ट्रा लगाते हैं वो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है, माइंड में कैलकुलेशन चल जाती है इसको इतना लगता है टाइम। क्लियर भाई? तो हमेशा अपने माइंड को शार्प बनाओ। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बोला जाता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, है ना?
सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बोला जाता है, क्योंकि वो अपने माइंड को एज अ कंप्यूटर बनाते हैं। नहीं तो तभी तो 16-16 12-12 घंटे काम कर पाओगे। इंसान शरीर से थकेगा तो हो जाएगा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सो जा, हो गया काम तुम्हारा। लेकिन जो दिमाग से थकेगा ना, उसका कोई इलाज नहीं है। फिर पता क्या होता है? ब्रेन हैमरेज। ठीक है भाई, तुम पागल होने के कगार में आ जाओगे। जो इंसान दिमाग से थकता है तो उसे दिक्कत ही आता है, डिप्रेशन हो जाता है, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तुम याददाश्त तुम्हारी कम होने लग जाती है। ये नुकसान होता है, बातें ना कर भाई। इसीलिए अपने माइंड को ऐसा शार्प बनाओ ताकि इसमें दिक्कत ना आए। अदरवाइज आप कंपाइल करो, कोड करो, कंपाइल करो, वो जिंदगी है फिर आप। क्लियर भाई? एरे में कोई डाउट? हाँ, तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट का टाइप का बनाना पड़ेगा तुम्हें। उसके लिए तुम्हें जेनरिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मेथड। ट्राई करें? ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको कहते हैं जेनरिक फंक्शन। बताऊंगा ऐसे बाद में, अभी नहीं। ठीक है भाई, क्लियर? कोई और डाउट? इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, लेट्स हैव अ ट्राई। लो भाई, इसके अंदर मैंने दे दी की, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 10। 10 नहीं, की, और यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी की, वैल्यू में लिख दूंगा मैं आपका दीपक। गॉन वाला की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका सूरज। डेटा गायब। ठीक है, तो जिस टाइप का ये बना रहे हो उस टाइप का आपका वैल्यू भी होना चाहिए। ऑल क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई डाउट? किसी कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं भाई, इनको याद रखिए, फायदा बहुत होगा। अदरवाइज दिक्कत आपको होगी जब आपका सीनियर बोलेगा टीएस यूज कर। कंपनी की भाई बहुत तगड़ी डिमांड रहती है टीएस की भी। अगर आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप जा रहे हो काम करने के लिए, वहां पर टीएस पे काम होता है, तो डेफिनेटली आपसे टीएस पूछेगा पूछेगा। वो इतना बोल देगा टीएस का मेन एडवांटेज क्या है। तो आप डायनेमिक टाइप लैंग्वेज को कन्वर्ट करके किसमें बना सकते हो? स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में। सबसे बड़ा फायदा। इस डोर को ओपन कर दे, कर दो ऊपर। धक्का मार रहा है, बदबू सी आ रही। लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? तो अगर आपको एरे के अंदर टाइप असाइन करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, क्लियर? ऑनलाइन में ऐसा कोई जिसको ना समझ में आया हो?
हाँ हाँ, अगर आपने की के अंदर स्ट्रिंग लिखा है तो डेटा स्ट्रिंग में होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एरे बनाया तो यहाँ पे एरे पास कर सकते हो, कोई भी वैल्यू, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू जो आप ऐसे बना रहे हो, लेट्स से इसमें बनाया तो इसके अंदर आपको एरे ही डालना पड़ेगा, एरे में स्ट्रिंग की वैल्यू। क्लियर? अच्छा सर, इस तरीके से कर सकते थे पहले वाले ऑब्जेक्ट में हमने स्ट्रिंग डाल दी, दूसरे बटन में नंबर पास करना है। उसके लिए जेनेरिक मेथड यूज करना पड़ेगा, जेनेरिक चीजें, वो अलग पार्ट। क्लियर भाई? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? भाई ऑनलाइन वालों का रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। आवाज आ रही है ऑनलाइन में मेरी? तो भाई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे आप लोग? डन भाई, यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं एनी। मान लो आपके पास ऐसा कोई वेरिएबल है, स्टार्टिंग में आपने वैल्यू पास करी नंबर, फिर बाद बाद में आप वैल्यू रीअसाइन कर रहे हो उसमें स्ट्रिंग। अगर आपको ऐसा कोई वेरिएबल मिलता है जिसमें बाद में आप किसी भी उसकी वैल्यू पास कर सकते हो उस वेरिएबल में, तो आप उसको बना दो एनी। तो कैसे बनाओगे? लेट, मैंने लिखा लेट से ए लिखा, स्टार्टिंग में वैल्यू 10 डाल रहा हूं, ठीक है। बाद में हो सकता है इसके अंदर मैं डाल दूं आपका कोई जबरिश वैल्यू, या तो एरर आ जाएगा, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का था, तो नंबर टाइप का था, और वैल्यू आप क्या डाल रहे हो, स्ट्रिंग डाल रहे हो। तो मुझे अगर बाद में रन टाइम में मैं कोई भी इसके अंदर वैल्यू पास करूं और ये आपको एरर ना दे, तो आप उसको टाइप बनाओगे एनी। आप इसमें कोई भी टाइप का डेटा इस वेरिएबल में पास कर सकते हो। ऐसा कोई वेरिएबल हो जिसमें आपको किसी भी टाइप का डेटा रन टाइम में अगर पास करना हो, तो आप उसको टाइप एनी बना दीजिए, ठीक है भाई। और अब मैं इसको लॉक करता हूं। कोई एरर आ रहा है? नहीं एरर आ रहा? ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर? किसी कुछ पूछना है भाई? डन? क्लियर है ना? लिखने की वैसे जरूरत है नहीं इसे, बस देख लो इसे। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है? अब हम बात करते हैं फंक्शन की। मैंने लिखा फंक्शन और उसके बाद लिखा एडिशन, और यहां पे मैंने ए कॉमा बी लिखा, दो वेरिएबल्स बनाए, ए कॉमा बी, और मैं यहां पे लॉग करता हूं ए प्लस बी, ठीक है भाई। एडिशन को कॉल किया। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ए कॉमा एनी, बी कॉमा एनी, मतलब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। मैंने कहा 10,20, बट मैं चाहता हूं जो भी पैरामीटर में जो वैल्यू पास हो वो नंबर ही हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलन NUMBR नंबर, कॉलन NUMBR नंबर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई एरर नहीं आ रहा, इट्स वर्किंग फाइन, तो CLS आपका 30 आ गया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूं आप दीपक, और यहां डाल दूं मैं सिंह,
तो अब यहाँ पे एरर आना चालू हो जाएगा, बिकॉज जो ए है उसका टाइप क्या है, नंबर है, और आप यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यू। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, क्लियर है यहां तक? ये तो हो गया कि आपने पैरामीटर को डिफाइन कर दिया। ओके, मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही करेगा, रिटर्न तो यूज करते हैं ना फंक्शन में। उस रिटर्न के अंदर जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, ठीक है, उसको जो गेट करना चाहते हो, मुझे उसको भी टाइप डिफाइन करना हो। मैंने यहां पे लिखा, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने रिटर्न, मैं यहां पे लिखता हूं 10, और यहां पे मैंने लिख दिया 20, और मैंने इसको लिखा लेट सम, और इसको मैंने लिखा नंबर इक्वल टू में वैल्यू पास होगी, और लॉग किया मैंने आपका यहाँ पे क्या है, सम। ठीक है भाई, कोई एरर नहीं आ रहा, इसको मैंने कंपाइल किया, 30 आ रहा, परफेक्ट। अब क्या है, ये तो पैरामीटर को आपने बताया कि आपका क्या टाइप होना चाहिए, बट जो रिटर्न हो रहा है, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, अगर उसको भी आपको टाइप डिफाइन करना पड़े कि इससे जो रिटर्न होगी वैल्यू वो नंबर ही होगी, स्ट्रिंग ही होगी, बूलियन ही होगी, तो उसके लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, कॉलन नंबर। ये आपका रिटर्न टाइप होता है कि जो वैल्यू रिटर्न होगा उसका टाइप क्या होगा। मैंने यहां पे लिखा स्ट्रिंग, अब यहां पे एरर आ जाएगा, क्या आएगा, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टाइप स्ट्रिंग। आपने बोला है कि आप यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू आप वैल्यू जो रिटर्न करोगे उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, बट आप यहां से जो कर रहे हो ए और बी की वैल्यू, ए और बी क्या है, नंबर्स हैं, इन दोनों को प्लस करने के बाद आउटपुट में क्या आ रहा है, नंबर ही आ रहा है, और आप रिटर्न कर रहे हो नंबर, जबकि आप बोल रहे हो कि स्ट्रिंग है, पास होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा नंबर, तो ये क्या करेगा, अब आपका वैलिड है, तो इसे कहते हैं रिटर्न टाइप। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये पहले ही मिल जाता है, ठीक है, बट अगर आप इस पे काम करते हो, अगर आप इस पे करो या पीएचपी पे काम करो, तो वहां पे आपको बाद में ही असाइन ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो ये हो गया पैरामीटर को टाइप डिफाइन करने के लिए, ये हो गया रिटर्न टाइप को डिफाइन करने के लिए। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको लिख लीजिएगा, अनडिफाइंड होता है यहाँ पे, वॉइड वॉइड नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। डन भाई, क्लियर है, लिख लिया भाई ऑनलाइन में सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, चलो जी। अब आज के लिए मैं ऑब्जेक्ट तक ही बढ़ाऊंगा, तो बस आपका लास्ट टॉपिक आज का क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसको देखते हैं।
मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं। मैं लिखा फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम आपका डो। एक और कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं आपका एज, जो कि वैल्यू है 10। ठीक है भाई, अब मैंने इसको लॉक किया ऑब्जेक्ट को। कंपाइल करेंगे इससे पहले देखेंगे एरर, कोई एरर है नहीं है, परफेक्ट है आपका। अब मैं यहां से इसको एग्जीक्यूट करता हूं, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रन टाइम में इसमें कोई वैल्यू डाल सकता हूं, लेट्स हैव अ ट्राई। तो लिखा मैंने ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू में कुछ आपका यहाँ पे 10 लिख दिया। क्या एरर आएगा? एरर, बिकॉज आपने वैल्यू क्या पास करी है? स्ट्रिंग, दैट्स वाई यहाँ पे एरर आ रहा है। परफेक्ट है। मुझे सेम काम जैसे मैं ऊपर कर रहा था, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो किसी भी वेरिएबल है उसको टाइप डिफाइन कर रहा था, मुझे अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज है इनको अगर टाइप डिफाइन करना हो तो, है ना भाई? तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉलन, और उसके बाद पहले लिखूंगा फर्स्ट नेम, और इसका टाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। फिर लिखूंगा मैं लास्ट नेम स्ट्रिंग, और उसके बाद एज जो कि होगा नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, टाइप, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को टाइप डिफाइन कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने ऊपर यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज डिफाइंड कर, आपने यहाँ पे डिक्लेयर करी हैं, अगर यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए असाइन करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है भाई, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 ही असाइन करी हैं तो ये आपको एरर जनरेट कर देगा। एरर में क्या बोलेगा कि प्रॉपर्टी एज इज मिसिंग इन दी टाइप। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज डिफाइन डिक्लेयर करोगे उन सब की वैल्यू को आपको डिफाइन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के अंदर। ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? याद रहेगा भाई, ये याद रखिएगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज आप डिक्लेयर करते हो किसके अंदर, जब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आप दे रहे हो या डिक्लेरेशन कर रहे हो उस केस में जितने भी होंगे उन सब की डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी जब ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप असाइन करोगे। क्लियर भाई? रुक जा भाई, सबर कर, जब मैंने आपको प्रॉब्लम बताया तो सॉल्यूशन भी बताऊंगा ना भाई। सिंपल है भाई, मुझे पता है इसके पास तो तू क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए तो नीचे क्या है। क्या बात कर रहा है भाई, पहले देख तो ले नीचे, तो तूने लिखा नहीं था भाई साहब? तो कुछ मैं बता रहा हूँ उसका समझ तो ले, मतलब क्या मतलब है। क्लियर भाई? कोई डाउट? किसी कोई डाउट है भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आया हो? इसको अभी लिख लीजिएगा। पास करिए मतलब उसमें इसमें एरे में नहीं, उसे अलग कहते हैं भाई, उसको अलग बोलते हैं कुछ, इसको टपल बोलते हैं। ये नहीं होता वो, नहीं मैंने जैसा आपने सबसे बॉटम में जगह टपल भी लिखा हुआ है ना तो।
मैंने वो नंबर में जैसा आपने इसको याद किया, मैंने कहा लिख, जब लिखने के लिए बोला तब नीचे टपल भी आया था ना लिखा हुआ टॉपिक। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ भाई, तुझे जो बोल कर सकते हो उसे टपल कहते हैं भाई। मैं इसीलिए बोलता बॉटम में जाके लिखा हुआ है टॉपिक, टपल। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं डेफिनेटली से अभी इसमें बोला, मैंने करके दिखा दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता, मैं सिंपल कहता हूँ भाई। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है उसको समझो। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट 2 बनाया, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, मैं इसे कॉपी कर लिया और इसे कमेंट कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे सेम चीज कॉपी करी और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 बनाया, ठीक है भाई। सिचुएशन को समझना, दिख रहा है ना लास्ट तक? ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आपने वहां पे डिक्लेयर किया। ऐसी काम आपने ऑब्जेक्ट 2 में भी किया, सेम काम किया, सेम ही प्रॉपर्टीज तो है जो आपने डिक्लेयर करी है, जिसको आपने बोला है कि इसका स्ट्रिंग होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, बूलियन होना चाहिए, वो ठीक है भाई। आप बार बार यहाँ पे कोड को रिपीट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट के मतलब मान लो एक आपने जब क्लास बनाया था उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसी अगर आपके पास यहाँ पे सिनेरियो ऐसा आ रहा हो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके पास सेम ही प्रॉपर्टीज हैं मल्टीपल टाइम्स, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको एक यूनिक बना सकते हो, वेरिएबल टाइप बना सकते हो। इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो और जब कभी भी आपको अगर उसको यूज करना हो तो कॉलन लगा के उसका नाम, वेरिएबल का नाम दे दो और उसको कहते हैं इंटरफेस। क्या बोलेंगे? इंटरफेस। मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखता हूं इंटरफेस। मैंने लिखा इंटरफेस और उसके बाद एम्प्लॉय, और मैंने इसको कट करके इसके अंदर की जितनी प्रॉपर्टीज को कट करके डाल दिया। और मैं अब यहां पे बस क्या लिखूंगा, EMP एम्प्लॉय। सेम काम मैं इसे कट करता हूं और यहां लिखता हूं एम्प्लॉय। अब जो भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं, अगर वो इसके अंदर हैं तो वैलिड है। कल को आप यहाँ पे हॉबीज लिख दो लेट्स से, और इसको स्ट्रिंग बना दिया, इसमें भी एरर आएगा, इसमें भी एरर आएगा। तो मतलब जो प्रॉपर्टी शेयरिंग है वो दोनों को सेम मिल जाएगी अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा हो तो, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटरफेस भाई। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? जहां आपके मल्टीपल कोड डुप्लीकेट हो रहे हैं उसकी जगह एक वेरिएबल टाइप बनाओ, ये इंटरफेस कहलाता है। आप इसको जितना मन करे उतनी बार यूज कर सकते हो, इसको आप ओनली ऑब्जेक्ट के केस में यूज करोगे, ठीक है। इंटरफेस को 2 तरीके से यूज किया जाता है। पहला तरीका क्या है, ये वाला आ गया। दूसरा ओप्स में आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। क्लियर? इसको लिख लीजिएगा भाई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, हॉबीज। यहाँ पे मैंने हॉबीज लिखा था। तो दोनों सेम ही है भाई ज्यादातर केस में। इंटरफेस आपका TS के अंदर होता है, नॉट JS के अंदर, पहले बता दूं। ऑनलाइन में क्लियर भाई सबको? oops होता है ना उसमें, हाँ देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है C++। देखना पड़ेगा, होगा तो होगा भाई। कौन पढ़ता है C++? किसने पढ़ा है? होता है उसमें इंटरफेस? कौन? अच्छा, तो DS के लिए पढ़ रहा होगा। अगर पढ़ना हो ना, यूडेमी में अब्दुल बारी नाम से, और उसका भी DSA भी है, बेस्ट है। उसका DSA का कोर्स जो है वो बेस्ट है, अब्दुल बारी का नहीं, वो C++ में है। उनका यूट्यूब में चैनल भी है।
मुझे सबसे बेस्ट लगता है। क्यों? वो अगर तुम्हें पहली बार डीए से पढ़ना है तो कोई छोटा मोटा तुम टॉपिक पढ़ लो, लेकिन अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो बेस्ट है। डन भाई? क्लियर? आगे बढ़े? लिख लिया? इतना ही लिख लो, बहुत है भाई, इसको लिखने की जरूरत कहाँ है। आगे बढ़े? ऑनलाइन में क्लियर भाई? लिख लिया? अब करते हैं कल। अपने जो आपके डाउट्स हैं वो पूछना है वो पूछ सकते हो। हाँ, तो रिटर्न यूज किया था ना मैंने, तो रिटर्न में डेटा नहीं करेगा ट्रांसफर कर। हाँ भाई, वहां पे तुम हार्ड कोड कर रहे हो कि ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा ये इसी टाइप का डेटा, वो हार्ड कोड करने के लिए कर रहे हैं, वरना बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होता है। रिटर्न मत करो, अनडिफाइंड ही आएगा। ऑनलाइन में और कोई डाउट किसी का? हाँ, वैष्णवी आपका डाउट था।